नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल धनखड़ 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हम पिछले 3 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं अहिरवाल की राजनीतिक इतिहास पर और 1996 तक के राजनीतिक इतिहास पर हम आपको बता चुके हैं। नरेश चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आगे की चर्चा करते हैं कि 1996 से आगे अहिरवाल की राजनीति किस तरह से और किन गलियारों से घूमती हुई आगे बढ़ती रही। नरेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है 8 PM इंडिया में। धन्यवाद। नरेश जी, 1996 तक का इतिहास आपने पिछले एपिसोड में बताया। अब उससे आगे की बात बढ़ाते हैं कि 1996 के बाद अहिरवाल की राजनीति किस तरह से रामपुरा हाउस के इर्द गिर्द रही या नहीं रही, या उसमें क्या उतार चढ़ाव। 1996 में धनखड़ जी, राव नरबीर सिंह एक बार फिर पिक्चर में आ गए और वो जाटूसाना से नहीं, सोहना हलके से, उनका दूसरा हलका था, वहां से जीते। लेकिन जाटूसाना से जगदीश यादव ने 1996 में राव इंद्रजीत सिंह को दूसरी बार हार का मजा चखाया और उस गठबंधन हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर राव नरबीर सिंह भी और जगदीश यादव भी दोनों मंत्री बने। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उस गठबंधन को, और वो एक अलग ही एपिसोड है कि वो 1999 में वो सरकार तोड़ दी गई, टूट गई, वो गठबंधन नहीं चला और चौटाला साहब को घर बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हो गई। बीच में सेंटर में भी यही खेल चलता रहा और सेंटर में 1998 में एक बार फिर मिड टर्म पोल हुआ, मध्यावधि चुनाव। तो 96 में दो लगातार हार के बाद राव बीरेंद्र सिंह ने एक किस्म से पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और 1998 के पार्लियामेंट चुनाव में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को एंट्री करवाई पार्लियामेंट के लिए और राव इंद्रजीत सिंह ने कर्नल राम सिंह को 1998 के चुनाव में शिकस्त दी। तो एक किस्म से चौहान साहब, राव राव बीरेंद्र सिंह जो अजीत सिंह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, वो अब राव इंद्रजीत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पाया। राव अजीत सिंह, उन्होंने कोशिश करी तो वो 87 में उनका विड्रा कर लिया, लेकिन 1989 में वो कामयाब नहीं हुआ। तो राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिली क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह एक किस्म से निरंतर कांग्रेस में बना रहा 1978 से लेके और 1998 तक। इस बीच में दो हार का भी मजा चखा है इंद्रजीत ने, तो इसलिए वो भी एक मजबूरी थी राव बीरेंद्र सिंह की, क्योंकि अब राव बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए थे। तो जब इंद्रजीत को उन्होंने 98 में चुनाव लड़वाया और राव इंद्रजीत सिंह अपना पहला पार्लियामेंट का चुनाव जीते और रिश्ते में अपने फूफा जी कर्नल राम सिंह को उन्होंने हराया। तो हम कह सकते हैं कि राव बीरेंद्र सिंह का 96 की हार आखिरी इलेक्शन था और कर्नल राम सिंह की भी 98 की जो हार थी, उसके बाद वो भी एक किस्म से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए। लेकिन साल भर बाद ही 1999 में फिर मिड टर्म पोल हुआ पार्लियामेंट का और यहां हरियाणा में उठापटक होगी। बंसीलाल जी की जगह ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। 99 में
सुधा यादव ने कारगिल एक वीर नारी वीरांगना के नाते, इनके पति वो सुखबीर सिंह बीएसएफ में कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट थे, तो वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो बीजेपी ने उनको के एक कारगिल की एक किस्म से हवा भी, डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम उस दौर में मुलायम सिंह यादव थे, तो शहीदों के पार्थिव शरीर लाने की प्रक्रिया उस टाइम शुरू हुई और उससे बहुत फायदा बीजेपी को मिला। यानी यहाँ आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि देश में पहले जो जंग हुई 1947 में बंटवारे के बाद भी हुई, 1962 में हुई, 1965 में हुई, 1971 में हुई, किसी भी जंग में शहीदों के शरीर जो है वो जंग से उनके घर में नहीं भिजवाए गए, बल्कि ये शुरुआत पहली बार कारगिल में की गई। हालांकि कारगिल को आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वार के रूप में नहीं मानती हैं, युद्ध के रूप में नहीं मान्यता देती हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्रित्व काल में शुरू हुई और इसका फायदा बीजेपी को आज तक मिलता आ रहा है। ना केवल 1999 के चुनाव में मिला, बल्कि आज भी उनको ये फायदा मिल रहा है। जी और ये दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब बीजेपी और चौटाला का, मतलब 10 की 10 सीटें जीत गए और इंद्रजीत सिंह हार गए। यही हाल 2000 के असेंबली इलेक्शन में, 99 में तो पार्लियामेंट का हो गया, हाथ की हाथ फिर असेंबली का भी इलेक्शन हो गया हरियाणा का। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2004 में, मतलब एक किस्म से इलेक्शन जो हुआ पार्लियामेंट का, उसमें इंद्रजीत सिंह ने अपनी दूसरी जीत हासिल करी एक किस्म से पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट में, तो वो जीत गए और उन्होंने सुधा यादव को हरा दिया। इसके साथ साथ निरंतर रेवाड़ी विधानसभा से 1996 में ही रणधीर सिंह कापड़ीवास अपने एक जन जागृति मंच से मैदान में रहा। रघु यादव भी एमएलए का, एमपी का लड़ता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। विजय सोमानी भी लड़ता रहा, अप डाउन होते रहे, लेकिन उस सारे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में कप्तान को फायदा होता रहा और रेवाड़ी से कप्तान लगातार एमएलए बनता रहा। 2000 में राव इंद्रजीत सिंह भी जाटूसाना से एमएलए बन गए, लेकिन जब 2004 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पार्लियामेंट की टिकट उनको दी गई। उन्होंने विधानसभा की वो सीट छोड़ दी, अपने भाई को, यादवेंद्र को, वो एमएलए बना बाई इलेक्शन में। राव इंद्रजीत सिंह ने सुधा को 2004 में हरा दिया। फिर 2004 के बाद 2009 में एक किस्म से लोकसभा का चुनाव आया, 2005 में विधानसभा का चुनाव आया। 2005 में टिकटें, अध्यक्षता, भजनलाल की सारी चीजें हुई, लेकिन पार्टी हाई कमांड ने जब भजनलाल ज्यादा पर निकालने लगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे रोहतक से उधर, तो उनको वहां से लोकसभा सीट खाली करनी पड़ी। जब दीपेंद्र की एंट्री हुई एक किस्म से उस बाई इलेक्शन में, 2009 में डिलिमिटेशन के माध्यम से हरियाणा की विधानसभाओं की सीटों में कुछ रद्दोबदल हुआ, लेकिन पार्लियामेंट की सीटें एज इट इज ही रही और 2004 से 2009 तक राज्य मंत्री पहली बार राव इंद्रजीत सिंह को वो
पद मिला एक किस्म से। तो शुरुआत तो वहां से इनकी हुई, लेकिन 2009 और 2014 के कार्यकाल में राव इंदरजीत सिंह को, इनको डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिफेंस में भी परचेज के मामले में तो कोई कंट्रोवर्सी कुछ सामने भी आई थी मीडिया में थोड़ी बहुत, तो मनमोहन सिंह ने इनको दोबारा मौका नहीं दिया अपने मंत्रिमंडल में। अलबत्ता किसी सेल का, एक छोटे महकमे का, टेक्नोलॉजी का या कुछ, उसकी चेयरमैनी जरूर इनको दे दी थी। कमेटी का जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनमें से एक बनाया था। तो वो, तो इस बात से कहीं ना कहीं राव इंदरजीत सिंह की तलखी, कुछ दूरियां हुड्डा साहब से और पार्टी से भी कुछ मन उचाट हुआ और उन्होंने इंसाफ मंच का गठन एक किस्म से कर लिया 2012-13 में ही। मतलब बेरुखी उन्होंने कि भाई मेरे को मंत्री नहीं बना रहे, पार्टी का अध्यक्ष भी बनने की उनकी इच्छा थी कि भाई शायद मेरे को बना दें, लेकिन वो बात बनी नहीं। जैसे ही 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर घोषित किया, तो रेजांगला वार की पृष्ठभूमि जो 1962 की लड़ाई मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र के नेतृत्व में लड़ी गई थी, वो सी कंपनी जो 13 कुमाऊं की, वो एक किस्म से अहीर कंपनी थी और 60 जवान जो शहीद हुए वो हरियाणा के थे, 25 राजस्थान के थे, 25 यूपी के थे। मतलब इस तरह से वो अहीर कंपनी थी। उसका सेंटर भी, जैसे आपने कहा ना कि रेवाड़ी अहीरवाल और उसकी राजधानी है, तो इसी तरह से जो है ये सेना की भी जो है ये गढ़ है, सैनिकों का गढ़ माना जाता है अहीरवाल को। सैनिकों की खान कहा जाता है। बिल्कुल रेवाड़ी में सही बात है। और उसी रेंजागला के जंग में जो यहाँ के बहादुर सिपाहियों ने जो जोश दिखाया, जो बहादुरी दिखाई और जो अपनी कुर्बानी दी, वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। तो थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालिए रेंजागला। क्योंकि 1962 में हम विड्रॉल किया, हमने हर मोर्चे पर एक किस्म से, हमारी तैयारी नहीं थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, तो हम युद्ध की स्थिति में थे ही नहीं। मतलब 47 से 62 कितना कम समय था, और जब एक पड़ोसी भाई भाई का पीठ में छुरा घोंप दे तो हमारी तैयारी नहीं थी। और जो सेना का चीफ था या डिफेंस मिनिस्टर था, मतलब उनके भी हाथ पांव फूल गए थे। ये लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट लेह लद्दाख की घाटियों में तैनात थी। मतलब ये स्ट्रेटेजिकल पोस्ट आज भी है। अभी जो गलवान घाटी में 2-3 साल पहले वारदात हुई, अगर रेजांगला पोस्ट चाइना ले लेता है तो फिर लेह तक चाइना का ही कब्जा हो जाता। वहां ये 13 कुमाऊं की सी कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में तैनात थी, और इनका कम्युनिकेशन, वहां के हालात, मैं खुद वहां गया हुआ हूं इसलिए मेरे को पता है कि बर्फीली हवाएं चलती हैं। मतलब तूफान कब आ जाए, कब, कुछ कह नहीं सकते, और -30 डिग्री तक का टेम्परेचर वहां रहता है। वो इतनी जबरदस्त ठंड और इतनी विपरीत स्थितियों, जबकि हमारे जवानों के पास न ढंग से सर्दी से बचाव के लिए वर्दी थी, क्लोथिंग भी नहीं थी और एमुलेशन भी नहीं थे, लेकिन और हथियार भी उतने नवीनतम नहीं थे कि चाइना को टक्कर दे सके। उसमें भी इन जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और एक तरह से अहीरवाल के मान सम्मान को बढ़ाया। उसमें उन्होंने जब कम्युनिकेशन उस 17 नवंबर की रात को ही कट ऑफ हो गया उनसे,
तो वो मेजर साहब ने बुला के कंपनी के अपने जवानों को, भाई क्या करें बताओ, तो दिन में तो ये ऑर्डर था कि आप विड्रा कर लो, हम लड़ने की पोजीशन में। सब ने कहा कि नहीं जी, अब तो हम मरेंगे या मारेंगे, हम विड्रा नहीं करेंगे। और सुबह ही पौ फटते ही जैसे चाइनीज की पूरी एक किस्म से लहर की लहर आई, तो उनको इन्होंने 9 बजे तक, 4-5 बजे लड़ाई शुरू हुई और 9 बजे तक लास्ट मैन लास्ट राउंड, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक की लड़ाई लड़ी। और पूरी ब्रिगेड 3000 के करीब चाइनीज को 124 जवानों की कंपनी ने रोक के रखा 4-5 घंटे, और अपने से 10 गुना ज्यादा, एक एक को 10-10 ने मारा। ए मेरे वतन के लोगों, वो इसी बैटल का गाना है। और उन्होंने 114 की शहादत दी, मतलब आखिरी। और 1300 से ज्यादा चाइनीज ने माना कि हमारी कैजुअल्टीज हुई है। तो वो एक इतिहास, वो एक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पास बीजेपी ने, और वो कारगिल की जैसे वो सुधा यादव बनी थी, उस इतिहास को रखा। तो 15 सितंबर 2013 को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली रैली रेवाड़ी में उसी पृष्ठभूमि में हुई थी। और वो बीजेपी की रैली नहीं थी, वो यहाँ रिजाला शौर्य समिति, क्योंकि मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी हूं, वो भी हमने ही 1983 में इसको शुरुआत की थी कि ये बता दिया कि ये बीजेपी की रैली नहीं होगी, ये सैनिक सम्मान रैली होगी। वो कार्ड सैनिक सम्मान रैली के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हुए और नरेंद्र मोदी की वो रैली कामयाब यहां हुई। और वहां से एक नया एपिसोड, एक नई राजनीतिक शुरुआत इस अहिरवाल में भी शुरू हुई। राव इंदरजीत सिंह उस टाइम तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। नरेश जी, आपने बहुत अच्छे तरह से 1962 की रेंजांगला जंग का इतिहास भी बताया, और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद पार्टी के परचम तले यहाँ रेंजांगला शहीद समिति की देखरेख में एक रैली का आयोजन होता है, शहीद सम्मान रैली का। और उस शहीद सम्मान रैली से ही नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में जो है वो छाते चले गए। पहली रैली थी ये रेवाड़ी की, और यहाँ से हवा पूरे देश की बदलनी शुरू हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए 8 PM इंडिया। मैं धर्मपाल धनखड़। जल्दी अगले एपिसोड में फिर बताएंगे कि अहिरवाल की राजनीति 2013 के बाद क्या करवट लेती है। इस बारे में इंतजार कीजिए, देखते रहिए 8 PM इंडिया। नमस्कार।